रायगढ़ दूर पहाड़ियों पर बसा एक राज्य था और वहाँ का राजा था भूदेव, जिसकी 3 पुत्रियां रेवती, किशोरी, नंदिता और एक पुत्र प्रताप था। महल से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की प्रताप की उत्सुकता हमेशा बनी रहती थी। जिसकी जानकारी भूदेव को अच्छी तरह से थी, वो हर मुमकिन कोशिश करता था कि प्रताप उस जंगल की ओर कभी न जा पाए, क्योंकि वो अपने इकलौते पुत्र को खोना नहीं चाहता था। लेकिन प्रताप को चैन कहाँ थी। वो उस मायावी कहे जाने वाले जंगल के बारे में पता लगाना चाहता था। एक दिन प्रताप ने ठाना कि बस बहुत हो गया। वो आज रात खुद उस जंगल के रहस्य का पता लगाएगा। आखिर क्या है उसमें जो सब इतना डरते हैं। इतना घना जंगल है तो अंधेरा तो होगा ही, और जंगल में जानवर होंगे तो डरावनी आवाजें आना आम बात है। और रही बात लोगों के एक बार उस जंगल में जाने के बाद वापस न आने की बात, तो शायद ये उनकी लापरवाही का नतीजा हो कि जानवर उन्हें जान से मार देते हो। रात हुई। प्रताप ने अपने दोस्त सुमेर से पहले ही सलाह कर रखी थी। वो महल के गुप्त द्वार से, जो कि रसोई से होते हुए नदी के पार खुलता था, वहां से जंगल पास ही था। पर सुमेर घोड़ा लिए प्रताप का इंतजार कर रहा था। समय होते ही प्रताप छुपते छुपाते रसोई में पहुंचा। उसने तंदूर के पास बने एक खंभे में बनी एक अजीब सी जगह में चिड़िया के आकार का खिलौना रखा और उसे 3 बार दाएं ओर और 1 बार बाएं ओर घुमाकर अंदर की ओर दबा दिया। इससे वो खंभ एक ओर हट गया और एक आदमी के निकलने लायक रास्ता खुल गया। प्रताप को इस दरवाजे के बारे में उसकी दादी ने बताया था। वो इसी दरवाजे से छुपकर नगर घूमने जाती थी। प्रताप बाहर निकला और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। वो जंगल से कुछ ही दूर थे। आषाढ़ की गर्मी में भी शरीर को थर्रा देने वाली हवा चल रही थी। सियार की आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे वो कानों के पास ही मृत्यु राग अलाप रहा हो। सुमेर प्रताप को बार बार आगे न बढ़ने की चेतावनी दिए जा रहा था कि अब भी समय है, वापस चलो, परंतु प्रताप की उत्सुकता उसे किसी की सुनने नहीं दे रही थी। दोनों जंगल के पास पहुंच गए। चलो सुमेर, आ गए हम अपनी मंजिल पर, आज वो कहावत सच हो जाएगी। कौन सी? सुमेर ने उत्सुकता से पूछा। अरे वही, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, प्रताप ने हंसते हुए जवाब दिया। चलो, इतिहास गवाह होगा कि एक दोस्त अपने दोस्त के पागलपन की वजह से कुर्बान हो गया। दोनों बातें करते करते जंगल में प्रवेश करने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई, ठहरो नौयुवकों, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा, जिसकी कमर झुकी हुई थी, अपने आप को एक गंदे लिबादे में लपेटे हुए, एक हाथ से लाठी पकड़े और दूसरे हाथ में लालटेन पकड़े धीमी चाल से उनकी ओर बढ़ा चला जा रहा था। कौन है आप और इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे हमें रोकने का आपको क्या अधिकार है? मैं इस राज्य का राजकुमार प्रताप हूँ, मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकता। शांत शांत, मुझे पता है कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम अपनी जान दांव पर लगाने जा रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान, अपने परिवार और अपनी जनता का मोह नहीं? तुम अपने साथ इस राज्य का भविष्य भी दांव पर लगाने जा रहे हो। आप भी कहीं सुनी कहानियों में आ गए। ये सब बस एक अफवाह है जो दिन पर दिन बढ़ती चली आई है। मैं सिर्फ लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मैं उनका भावी राजा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता किसी अफवाह के डर में जिए। नहीं राजकुमार, ये जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं, एक तिलिस्म है जिसे कोई भेद नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो बाबा? इतनी अफवाहें कम थी क्या जो आप ये एक और कोरा झूठ फैलाने आ गए?
नहीं राजकुमार, यही इस जंगल की सच्चाई है और ये सत्य से हर कोई वाकिफ नहीं, किसी को ही इस कहानी का ज्ञान है। और आप ये कहना चाहते हैं कि आपको उस सत्य का ज्ञान है? प्रताप ने आश्चर्य भरी नजरों से बूढ़े की ओर देखते हुए बोला। मैं अपने दुर्व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगता हूँ, कृपा कर आप मुझे उस सत्य से अवगत कराएं। मैं आपको वो कहानी जरूर बताऊंगा, परंतु आप वादा करिए इसके बाद आप आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से वापस लौट जाएंगे। पहले तो प्रताप ने सुमेर की ओर देखा। सुमेर पहले से ही चाहता था कि प्रताप जंगल में ना जाए। वो झट बोल पड़ा कि हम वादा करते हैं कि हम सच जानने के बाद यहाँ से लौट जाएंगे। ठीक है। वो तीनों वही एक पेड़ के नीचे रखी बड़ी शिलाओं पर बैठ गए और बूढ़े ने कहानी शुरू की। कई 100 साल पहले रायगढ़ पर एक अत्यंत धनी और शक्तिशाली राजा प्रखरचूड़, जो देवताओं को भी टक्कर दे सके राज्य करता था। उसके पास अपार संपत्ति थी। राजा को तंत्र और योग की सारी विद्याओं का ज्ञान था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने कई शादियां की, लेकिन उसके नसीब में संतान सुख नहीं था। दुश्मनों की भरमार के चलते राजा के रिश्तेदारों की गिनती भी चंद ही बची थी। समय ऐसे ही निकलता गया। जल्द ही राजा को पता चला कि काल की नजर उस पर पड़ चुकी है और वो कभी भी अपना रुख राजा की ओर कर सकता है। राजा को अपनी अपार संपत्ति की चिंता हुई। वो अपने खजाने को किसी गलत हाथ में नहीं पड़ने देना चाहता था। उसने कुछ जिन्नों का आवाहन किया और रातों रात कुछ ही दूरी पर एक काला महल बनवाया, जो कि धरती के अंदर था। महल बनने के बाद रात में ही प्रखरचूड़ ने अपना सारा खजाना उस महल में पहुंचा दिया। उस महल के बारे में सिर्फ राजा के विश्वसनीय मंत्री अंबर सिंह को पता था। राजा ने मंत्री को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी और वो उस महल में चला गया। उसने 1 माह उस महल में बिताया और अपनी सारी शक्तियां लगाकर दुनिया का सबसे उलझा हुआ और ताकतवर तिलिस्म बनाया, जिसे तोड़ना शायद देवों के बस में भी ना होता। 1 माह तक मंत्री ने राजा के ना होने की किसी को कानो कान खबर ना होने दी। सबको यही पता था राजा बीमार है और उसका उपचार एक बहुत बड़े वैद्य कर रहे हैं, और वैद्य की ये शर्त है कि राजा से किसी को मिलने की अनुमति नहीं है। 1 माह बाद जब राजा महल लौटा, तब वो सच में मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका था, परंतु वो ऐसा तिलिस्म बनाने में कामयाब रहा जो अब तक का सबसे ताकतवर तिलिस्म होने के साथ वो जीवधारी और खूनी भी था। इस तिलिस्म में जितने लोगों की मृत्यु होगी, ये उतना ही जवान और ताकतवर होता जाएगा। उसने मंत्री को बताया कि वो कुछ दिनों का मेहमान है, और उसने अंबर सिंह को एक बक्सा भी दिया जिस पर ऊपर की ओर 2 जिन्नाह बने हुए थे, जिसको सर्पों ने चारों ओर से जकड़ा हुआ था, और बक्से के चारों तरफ घने जंगल की तस्वीर खुरेदी हुई थी। प्रखरचूड़ ने अंबर सिंह को बक्सा देते समय कुछ खास तो नहीं बताया, परंतु इतना जरूर बताया वो अपने खजाने की चाबी उसे सौंप कर जा रहा है। इस चाबी से मेरे खजाने का पता वही लगा पाएगा जो इसके लायक होगा, जिसकी नीयत साफ होगी और उसमें देवत्व के गुण होंगे। परंतु राजन, मैं ऐसे इंसान को कहाँ ढूंढने जाऊंगा? तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तिलिस्म की चाबी है जो अपने आप में जादुई है, ये अपनी राह स्वयं तय करेगी। तुम बस एक रखवाले हो। इस चाबी की जिम्मेदारी का मतलब है जब तक ये तुम्हें अपने आप न छोड़ दे, तुम संसार का त्याग नहीं कर सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कभी जानबूझकर इसे खुद से अलग करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें भुगतान देना होगा, और यदि ये कभी तुम्हारे पास से अपने आप गायब हो जाए तो ढूंढने की कोशिश मत करना।
ऐसा कहते हुए राजा बिस्तर पर गिर गया। मंत्री प्रखरचूड़ की ओर तेजी से दौड़ा, लेकिन प्रखरचूड़ ने इशारे से उसे मना कर दिया। अंबर सिंह को इस बात का एहसास हो चुका था कि राजा उसे इस जिम्मेदारी के रूप में बहुत बड़ी मुसीबत देकर जा रहा है, जिसके चलते उसे बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। राजा की सौतेली बहन त्रिवेणी, जो कि दोनों की बातें सुन रही थी, उसके मन में खजाने को ढूंढकर अकेले ही हड़पने का लालच आ गया। तभी उसके मस्तिष्क में एक तरकीब आई। उसने पड़ोसी राज्य को इस बात की खबर कर दी कि राजा बलहीन और शक्तिहीन हो चुका है। यदि वो इस समय रायगढ़ पर हमला करे तो वो राजा का सारा खजाना हथिया सकते हैं। इस खबर के बदले वो बस एक बक्सा, जो कि अंबर सिंह के पास है, वो चाहती है। पड़ोसी देश देवलगढ़ के राजा मलय सिंह को ये संदेश मिला, परंतु कोई योजना बनाने व हमले से पहले उसने बात की संतुष्टि करना जरूरी समझा। 2 दिन बाद मलय का गुप्तचर संदेश लेकर आया कि पत्र का एक एक शब्द सही है। मलय को इस बात से बहुत खुशी हुई। उसने कुछ ही दिनों में सशक्त सेना व हथियार इकट्ठा कर लिए और रायगढ़ के लिए कूच किया। इधर प्रखरचूड़ को गुप्तचरों द्वारा हमले की खबर हो चुकी थी। उसे पता था कि ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। राजा ने अंबर को अपने शयन कक्ष में बुलाया और उससे ये राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। अंबर सिंह के आनाकानी करने पर राजा ने हुक्म जारी किया। एक मंत्री होने के नाते राजा का हुक्म मानना उसका धर्म था। इधर राजा ने अपनी रानियों को कुछ धन के साथ उनके मायके भेज दिया और सेना को युद्ध पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि परिणाम पता होते हुए भी यदि वो उन्हें युद्ध के लिए भेजता तो ये हत्या होती, महापाप होता। सेना युद्ध मैदान में आ पहुंची। प्रखरचूड़ ने एक सैनिक द्वारा मलय को संदेश पहुंचाया कि हमारी सेनाएं नहीं लड़ेंगी, हम दोनों में द्वंद्व होगा, राजा की हार सेना व राज्य की हार। मलय को ये प्रस्ताव पसंद आया। वो इस द्वंद्व के लिए तैयार हो गया। दोनों में 3 पहर तक द्वंद्व हुआ और मलय की तलवार ने प्रखरचूड़ को रक्तरंजित कर दिया। शायद मृत्यु ही तिलिस्म का भुगतान था और कुछ ही समय में प्रखरचूड़ परलोक सिधार गया। मलय की विजय हुई, देवलगढ़ की विजय हुई, रायगढ़ अब मलय का था। उसने द्वंद्व खत्म होने के पश्चात आराम करना, भोजन करना भी जरूरी नहीं समझा। उसने महल की ओर कूच किया और महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन ना तो मलय के हाथ मंत्री लगा और ना ही खजाना। क्रोध में आकर उसने त्रिवेणी को हाजिर होने को कहा। सेवकों के अलावा वो अकेली राजा के परिवार से महल में बची हुई थी, वो भी केवल अपने लोभ के कारण। त्रिवेणी के आते ही मलय ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। मृत्यु के भय से वो मलय के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। मलय सिर्फ उससे खजाने का पता पूछे जा रहा था और वो मुझे नहीं पता कि रट लगाए हुए थी, परंतु एक वक्त आया जब त्रिवेणी को लगा अब वो मारी जाएगी। उसके पास अपनी जान बचाने के एक ही रास्ता था कि वो राजा को बक्से का सच बता दे, और उसने ऐसा ही किया। ये बात जानकर भी मलय बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसकी बात में ऐसा कुछ नहीं था जो उसे खजाने तक पहुंचता। उसने त्रिवेणी की हत्या कर दी। मंत्री की खोज में आधी दुनिया छान मारी, लेकिन वो नहीं मिला। मलय को कहीं ना कहीं विश्वास था कि मंत्री को खजाने के बारे में जानकारी है, और क्या पता त्रिवेणी सच कह रही हो। उधर बीतते समय के साथ उस तिलिस्मी जमीन पर एक घना जंगल बस गया था, जहां से गुजरते लोगों की रूह कांपती थी। किसी को नहीं पता था इतनी जल्दी इतना घना जंगल इतनी बड़ी जगह में कैसे बन गया।
मलय ने उस जंगल के अस्तित्व का पता लगाने के लिए कई लोगों को वहां भेजा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। उसे विश्वास हो गया ये खजाना वही है और वहां कोई तिलिस्म तो है, क्योंकि कुछ ही वर्षों में इतना घना जंगल अपने आप बस जाना नामुमकिन बात थी, और प्रखरचूड इतना बड़ा ज्ञानी था। मैंने कैसे नहीं सोचा कि वो अपनी अपार संपत्ति को ऐसे ही किसी साधारण तहखाने या महल के किसी कोने में छोड़ेगा ही नहीं। वर्षों बीत गए, उसने मंत्री की खोज जारी रखी, लेकिन उसे मंत्री नहीं मिला। उसका बुढ़ापा आ गया, रायगढ़ उसके बच्चों ने संभाल लिया। मलय ने सोचा कि अब तो बुढ़ापा आ ही गया है, अब मरना तब मरना, क्यों ना एक बार खुद भी कोशिश की जाए, सफल रहे तो उसका नाम इतिहास में स्वर्ण शब्दों में आएगा, नहीं रहे तो मरना तो है ही। मलय ने दरबार में सभा बुलावाई, जिसमें उसने सिर्फ खास लोगों को ही बुलाया। उस सभा में उसने ये ऐलान किया कि वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा है और वो अपना बाकी बचा जीवन तीर्थ स्थलों पर ही बिताएगा। इस बीच कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। मलय को 1 सप्ताह लगा सभी को सारी जिम्मेदारी देने व उनसे अलविदा कहने में। आखिरकार उसने अपना राज्य छोड़ दिया। सबके दिखावे में वो तीर्थ स्थल के लिए निकला था, परंतु कुछ दूर जाने के बाद वो एक पहाड़ी की ओर मुड़ गया। वहां जाकर उसने मुंह पर कालिक नकली दाढ़ी मूछ लगाए, अपनी गठरी में से मैले कपड़े निकालकर पहन लिए। उसके बाद अपनी गठरी से एक पोटली निकाली जिसमें भोजन था। भोजन समाप्त होने के बाद पहाड़ी में बनी एक गोह में मलय विश्राम करने के लिए लेट गया। इसी बीच उसकी आंख लग गई। जब वो सोकर उठा तो रात का कालापन बस शुरू ही हुआ था। मलय हड़बड़ाकर उठा, अपनी गठरी उठाए और जंगल की ओर निकल पड़ा। 2 घंटे लगातार चलने के बाद वो अचानक एक विशालकाय परछाई देखकर सहम गया और दबे पांव से एक पेड़ के समीप पहुंचा और उसके पीछे छिपकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वो परछाई पास और पास आने लगी और पास और भी ज्यादा पास। तभी उसने अपने कंधे पर एक भारीपन महसूस किया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और एक ही पल में शरीर से पसीना से निकलना शुरू हो गया था। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो कुछ सोचता भी उससे पहले उसके कंधे से वो भारीपन हट गया। ऐसा होते ही बिना कुछ सोचे समझे उसने पीछे मुड़कर देखा। एक विशालकाय जिन, जिसका लाल आंखें, हरा शरीर, फड़फड़ाते नथुने, लंबे नाखून, शरीर से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी जो बर्दाश्त करना नामुमकिन सा था। उसे देखते ही मलय बेहोश हो गया। उसके बाद वो जिन उसे जंगल में उठा ले गया। आगे तुम समझ ही लो क्या हुआ होगा। इसलिए इस जंगल के अंदर जाना तो क्या, आसपास रहना भी आत्महत्या के बराबर है। क्या बाबा, राजा मलय की कहानी ऐसे कैसे खत्म हो गई? इतनी आसान मौत ये संभव नहीं। आप कुछ छुपा रहे हैं। ये इस कहानी का अंत नहीं। मैं नहीं मानता राजा मलय का किस्सा इतनी आसानी से नहीं खत्म हो सकता। या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, आप बस हमें रोकने के लिए बातें बना रहे हो। नहीं राजकुमार, यही सत्य है। यही मलय का अंत था। ये जंगल हजारों लोगों की तरह उसे भी खा गया। मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने वायदे का मान रखो और वापस लौट जाओ। ठीक है, यदि आपकी कहानी सच है तो आपको सब कुछ कैसे पता? आपके अनुसार ये कहानी आज से कुछ 400 साल पहले की है और आप तो मुझे 400 वर्ष के तो नहीं लगते, तो फिर आपको ये घटना इतने अक्षर कैसे पता है? इतना संक्षेप में मुझे अपने बारे में भी नहीं पता। सुमेर ने एक साथ हजारों सवालों की बारिश कर दी। अच्छा सवाल है। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ये सवाल जरूर पूछता। इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है।
मेरे पूर्वज महाराज मलय के महल में ही कार्यरत थे। वो महाराज के शुभचिंतकों में से एक थे। जब महाराज ने महल छोड़ा तब उन्होंने गुप्त रूप से उनका पीछा किया। तभी उन्होंने सारी घटना अपनी आंखों से देखी और उसके बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ की रखवाली करते हैं। तो क्या आप सभी को ये कहानी बताते हैं? सुमेर ने उत्सुकतावश पूछा। नहीं, सब आप दोनों की तरह जिद्दी नहीं होते और वापस लौट जाते हैं, और कुछ आप दोनों की तरह किसी की बात सुनने के लिए रुकते नहीं, सीधे अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, हम वापस जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको वचन दिया है। वो एक भावी राजा का वचन तोड़ना वाजिब नहीं। बाबा को अलविदा कह दोनों अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। लेकिन सुमेर के मन में अनेकों सवाल आते हैं, जिनके बारे में वो प्रताप से बात करता है, और जैसे जैसे सुमेर अपने मन के सारे संशय राजकुमार के सामने उजागर करता जाता है, राजकुमार भी अचंभित होता जाता है कि उसने इस पहलू से क्यों नहीं सोचा। इन सब सवाल जवाब के बाद दोनों में कुछ गुप्त वार्तालाप हुआ और उन्होंने एक योजना बनाई। प्रताप ने सुमेर से अगली सुबह महल में आकर मिलने का वादा लेकर अलविदा कहा, जिससे वो अपनी योजना को आगे बढ़ाने के बारे में बात कर सके। सप्ताह बीत गए। एक दिन प्रताप और सुमेर बिहू नदी, इसी नदी के तट के पास रखी शिलाओं में से एक शिला उसी गुप्त द्वार की निकासी है जिसका द्वार महल की रसोई में है, पर बैठे हुए एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रहे थे कि सुना है तुम्हारे लिए सुंदर राजकुमारियों के रिश्ते आ रहे हैं, और ये भी सुनने में आया है कि संभलग की राजकुमारी कृतिका ने प्रेम पत्र भी भेजा था। हाय काश हमारे लिए भी सुंदर राजकुमारियों के रिश्ते आते, हम पर भी कोई ऐसे मरती। सुमेर ने प्रताप को कोहनी मारते हुए अपनी बात खत्म की। बस भी करो सुमेर, तुम अभी तक उस प्रेम पत्र की बात पर अटके हुए हो, और भले ही कोई पत्र भेजे या कोई कितने भी बड़े राज्य की राजकुमारी हो, मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं विवाह उसी से करूंगा जिससे मुझे प्रेम हो। नीली झील जैसी आंखें, हवा में लहराते घुंघराले लंबे बाल, जिनके आगे काली घटाएं भी शर्मा जाए, सुर्ख लाल गुलाल जैसे गाल, गुलाब जैसे होठ, जिसकी हंसी से मौसम का मिजाज बदल जाए। अप्सरा जैसा शरीर, कमल की पंखुड़ियों जैसे हाथ, शरीर के वस्त्र इतने सुंदर और अनोखे जैसे देवियों ने खुद प्रदान किए हो। हाथों में चूड़ियां, कमर में कमरबंद, गले में अनमोल मोतियों के हार उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। इतनी सुंदर स्त्री इस लोक की तो हो ही नहीं सकती। मैं इसकी ओर आकर्षित होने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। इस एक क्षण में ही मैंने खुद का हृदय उसे सौंप दिया है। मुझे उससे प्रेम हो गया है। सुमेर, जो कि नदी की दूसरी ओर मुंह पर कपड़ा डाले लेटा प्रताप की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, जिसे लग रहा था कि वो अपनी भावी प्रेमिका का चित्रण बता रहा है। लेकिन वो प्रताप के आखिरी शब्दों को सुनकर चौंक गया और खड़े होकर जिस ओर प्रताप का चेहरा था देखने लगा। किसके बारे में बात कर रहे हो? लेकिन प्रताप की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो सुमेर ने उससे झकझोरा। वो चली गई। इतना कहते ही प्रताप ने आंखें बंद कर ली और मूर्छित होकर सुमेर की बाहों में गिर गया।